हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूटिलाइजेशन का जो एसबीटी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था प्रीवियस ईयर का, वो हमने उसका ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया था। आज का जो हमारा यह वीडियो है, यह सेशन जो है वह एसबीटी के द्वारा जो 2020 में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका ऑब्जेक्टिव सेशन को हम बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो पहला क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंडर नॉर्मल ऑपरेशन अ लाइटनिंग अरेस्टर कंडक्ट टू अर्थ। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के केस में लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो कोई भी करंट जो है वो अर्थ से पास नहीं करता है। नो करंट पास थ्रू अर्थ, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर का काम ही होता है जब एक हाई अमाउंट पर, लार्ज अमाउंट पर अगर करंट आता है तब उसको वो अर्थ कर देता है, तब वहाँ पर वो कंडक्शन जो है वो अर्थ की तरफ होता है। लेकिन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में उससे अरेस्टर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होता है अर्थ के एलोंग। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो क्या कर रहा है, द रिले प्रोटेक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ओवरलोड इन। ओवरलोड कौन कौन कर रहा है कि रिले प्रोटेक्शन जो है वो कहाँ प्रोवाइड नहीं किया जाता है ओवरलोड के केस में। तो वो ट्रांसफार्मर हो गया और जनरेटर, इन दोनों की जगह पर जो है वो ओवरलोड के केस में हम रिले का प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। तब वहाँ पर ओवरलोड, ट्रांसफार्मर के ओवरलोड प्रोटेक्शन के केस में हम लोड शेयरिंग का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लोड शेयरिंग का उपयोग करते हैं। हम लोग जो है वो लोड शेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज जो करते हैं वो है लोड शेयरिंग। ट्रांसफार्मर के केस में लोड शेयरिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर के केस में ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, तो लोड शेयरिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि लोड जैसे ही हम शेयर करते हैं तो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ओवरलोड के केस में क्या होता है, ओवरलोड के केस में ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो है वो घट जाता है, उसका एफिशिएंसी घट जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें लोड शेयरिंग कर देते हैं तब ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जैसे ही ओवरलोड होता है ट्रांसफार्मर, ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मर जब ओवरलोड हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसफार्मर जब ओवरलोड होता है तो उस कंडीशन में इसका जो बाइंडिंग है वो ज़्यादा हीट होने लगता है। बाइंडिंग जो है वो हीट होने लगता है। अब बाइंडिंग अगर हीट होगा तो बाइंडिंग बर्न हो सकता है, तो बाइंडिंग जो हमारा है वो बर्न हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग लोड शेयरिंग मेथड का उपयोग करते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोड शेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो हम ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ ए ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। कह रहा है कि डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। डिफरेंशियल सिस्टम जो होता है ट्रांसफार्मर में वो प्रोटेक्शन देता है हमको। ट्रांसफार्मर में किस तरह के फॉल्ट से वो प्रोटेक्शन देता है, तो यह हमको जो है वह अर्थ फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन देता है और फेज फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन देता है। यह हमको अर्थ और फेज दोनों से प्रोटेक्शन देता है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग जनरली जो है डिफरेंशियल सिस्टम जो प्रोटेक्शन टेक्निक है, इसका उपयोग जनरली यहाँ पर तो लिख देते हैं आपको कि डिफरेंशियल सिस्टम जो यूज हम करते हैं तो इसका उपयोग जनरली जो है इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। इसका मेनली उपयोग जो है फेज टू फेज फॉल्ट और फेज टू अर्थ फॉल्ट में किया जाता है। इसका मेनली उपयोग फेज टू फेज और फेज टू अर्थ ये दोनों के केस में किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कह रहा है ओवर हीटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर में बी ड्यू टू। ट्रांसफार्मर जो है वो ओवर हीट क्यों होता है, इसका जनरली क्या रीजन है। तो इसका रीजन ओवरलोड इससे भी होता है, शॉर्ट सर्किट इससे भी होता है, फेलियर ऑफ कूलिंग सिस्टम इससे भी होता है। तो तीनों केस से हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर ओवर हीट हो सकता है।
होता ही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि द अर्थ फॉल्ट करेंट इज जनरली फिल इन द ब्लैंक्स देन द शॉर्ट सर्किट करेंट। कह रहा है कि अर्थ करेंट जो हमारा है वो जनरली कैसा होता है शॉर्ट सर्किट करेंट से। तो शॉर्ट सर्किट करेंट से अर्थ फॉल्ट करेंट जो होता है वो लेस होता है। मतलब कि हमारा शॉर्ट सर्किट करेंट जो होता है, शॉर्ट सर्किट करेंट वह जो होता है वो ज़्यादा होता है अर्थ फॉल्ट करेंट से, हमेशा अर्थ फॉल्ट करेंट से। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको फॉल्ट से पूछ सकता है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन होता है और एसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो यहाँ पर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट वो जो होता है इसमें आता है ट्रिपल एलजी फॉल्ट, इसमें आता है ट्रिपल एलजी फॉल्ट। तो ये है एक इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ यहाँ पर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को भी आप देख लीजिए। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो हमारा होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है इसमें कुल मिलाकर 3 फॉल्ट आता है। एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये जो है वह जो है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में आता है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखेंगे ये फ्यूज एलिमेंट इज जनरली मेड ऑफ। फ्यूज एलिमेंट जो होता है वो जनरली क्या चीज़ का बना हुआ है? यह जो जनरली बना हुआ होता है वो सिल्वर से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा कह रहा है कि द रिले ऑपरेटिंग कॉइल इज सप्लाइड थ्रू। रिले ऑपरेटिंग कॉइल जो है वो सप्लाई होता है किसके थ्रू? हमारे पास ऑप्शन है फ्यूज, करंट ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, नन ऑफ द अबव। तो रिले को आप जनरली देखते होंगे कि वह हमेशा जो है वो करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है। इसका हमारा राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि इंडक्शन रिले यूज्ड फॉर। इंडक्शन रिले का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इंडक्शन रिले का यूज जनरली हम लोग एसी क्वांटिटीज में करते हैं। इसका उपयोग जो है वो डीसी में नहीं होता है, क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है इंडक्शन रिले का वो बेस्ड है एसी पर, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग एसी पर करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एसी। एसी पर जो है ये बेस्ड होता है, इसीलिए इंडक्शन रिले जो है वो एसी क्वांटिटी, इंडक्शन रिले यूज जो होता है वो एसी क्वांटिटीज के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि फॉर द इंटरप्शन ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करेंट द सर्किट ब्रेकर प्रीफर्ड इज। हाई करंट और हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर का हम लोग उपयोग करते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग हम लोग हाई वोल्टेज और लो करंट के इंटरप्शन के लिए हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक डाटा और लिख सकते हैं कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है इसका उपयोग हम लोग 6.6 kV से लेकर 400 kV 400 kV तक के वोल्टेज के लिए यूज करते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कि द रेटिंग ऑफ फ्यूज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। फ्यूज का रेटिंग जो है वो हम किस में रेट करते हैं? तो फ्यूज का रेटिंग जो हमेशा होता है वो एम्पियर में होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। तो हमारा फ्यूज का रेटिंग जो होता है वो एम्पियर के लिए होता है, क्योंकि फ्यूज जो होता है जनरली जो है वो करंट के लिए उसका रेटिंग किया जाता है, इसलिए वहाँ पर एम्पियर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज़ द हाईएस्ट रिलायबिलिटी एंड नेग्लिजिबल मेंटेनेंस। कह रहा है कि कौन सा ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो कि हाईली रिलायबल है और नेग्लिजिबल मेंटेनेंस उसमें होता है, जिसको कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। तो यह जो हमारा है जहाँ पर मतलब पॉपुलेशन बहुत कम होता है, डेंसी एरिया, मतलब जहाँ पर पहाड़ उहाड़ ज़्यादा होता है, जहाँ पर जनरली आदमी मिल नहीं पाता है, बहुत कम लोग रहते हैं, तो उस एरिया से अगर ट्रांसमिशन हमको करना होता है तो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं वह जो हमारा होता है वो SF6 होता है। यह हाईली रिलायबल होता है और नेग्लिजिबल इसमें मेंटेनेंस होता है, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी यही होता है। और तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। SF6 जो है इसका जनरली अब लगभग जगह इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसका रिलायबिलिटी ज़्यादा है और मेंटेनेंस बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द फॉल्ट करेंट इज 200 एम्पियर। यह एक न्यूमेरिकल है, तो इसको आप लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा कह रहा है कि फॉल्ट करेंट जो हमारा है
वह दिया हुआ है कितना, IFL फॉल्ट करंट जो हमारा है वो है 2000 एम्पियर, 2000 एम्पियर है। द रिले सेटिंग इज 50%, रिले सेटिंग हमारा कितना है 50%। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिले सेटिंग जो हमारा है वह जो है 50% है, वो कितना है 50% है। और कह रहा है CT रेशियो भी दिया हुआ है, तो CT रेशियो भी लिख लेते हैं। CT रेशियो जो हमारा है वह है 400/5। अब कह रहा था प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी, तो कह रहा है PSM क्या होगा, PSM बराबर वाट। तो यहाँ पर हम इसको देखिए, तो रिले सेटिंग 50% है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिले करंट जो होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिले करंट इक्वल टू रिले करंट कितना होगा 5 इंटू, यहाँ पर देखिए 400/5 है ना, CT रेशियो वही हम यहाँ पर ले रहे हैं। 5 इंटू 50% को हम लिख सकते हैं 50/100। तब यहाँ पर जब इसको आप कट करिएगा तो यह जो हो जाएगा वो होगा 2.5 एम्पियर। और यहाँ पर फॉल्ट करंट हमको दिया हुआ है कितना है, फॉल्ट करंट यहाँ पर लिखा हुआ था 200 एम्पियर। तब यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है रिले सेटिंग, मतलब PSM का फार्मूला हमारा होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं PSM इक्वल टू, हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है फॉल्ट करेंट FAULT, फॉल्ट करेंट अपॉन में होता है रिले सेटिंग, अपॉन में रिले सेटिंग इनटू में होता है CT रेशियो। तो अब इसका जो वैल्यू आता है वो, तो फॉल्ट करंट कितना हमारा है, फॉल्ट करंट हमारा है 2000 अपॉन में रिले सेटिंग हम लोग निकाल लिए थे, रिले सेटिंग करंट 2.5 था हमारा, तो यहाँ पर हम 2.5 लिखेंगे। अब साथ ही करंट रेशियो CT रेशियो हमारा कितना है, तो 400/5। तो यहाँ पर जैसे ही हम लिखेंगे 400 अपॉन नीचे में 5 लिखेंगे तो ये 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब हम कट करेंगे तो यह हो जाएगा 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा कुल मिलाकर 25 अपॉन में 2.5। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10। तो हमारा राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 10। तो ये जो था ये गिवन डाटा था। हमारा मेन सॉल्यूशन जो है यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से हम जो है मेन सॉल्यूशन करना शुरू किए। तो रिले करंट सबसे पहले निकालेंगे, रिले सेटिंग करंट। तो रिले सेटिंग करंट का जो वैल्यू आता है वो आता है, यहाँ पर देखिए CT का सेकेंडरी हम लेंगे जो, तो यहाँ पर CT का सेकेंडरी 5 इंटू इसका जो परसेंटेज था रिले सेटिंग करंट का वो 50% था, तो यहाँ पर 50/100। क्योंकि CT का प्राइमरी जो है 400 जो है वो तो डायरेक्ट मेन सप्लाई से कनेक्टेड होता है, तो यही तो है जो जनरली वो जो है रिले से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ये जो करंट है 5 वो रिले करंट है। तो यहाँ पर हम रिले सेटिंग के लिए जो फार्मूला होता है रिले करंट इंटू रिले सेटिंग, तो रिले सेटिंग यहाँ पर 5 इंटू रिले करंट 5 था, यहाँ पर रिले सेटिंग जो है 50% था, तो 50/100 किए, तो यहाँ पर से हमारा जो वैल्यू निकलेगा 2.5 एम्पियर निकलेगा। और उसके बाद हम PSM का फार्मूला जानते हैं कि फॉल्ट करंट अपॉन में रिले सेटिंग इंटू CT रेशियो। यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आएगा वो 10 आएगा। तो यह जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द ग्राउंड वायर आर प्लेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स इन द लाइन कंडक्टर। ग्राउंड वायर जो होता है हमेशा एबव होता है। ग्राउंड वायर को आप जब भी देखिएगा तो वो ट्रांसमिशन लाइन के जो सबसे ऊपर में जो वायर होता है उसको हम ग्राउंड वायर कहते हैं। इसका उपयोग जनरली जो कभी कभी लाइटनिंग होता है तो उस कंडीशन में जब वहाँ पर हाई वोल्टेज हाई करंट रहता है तो उसको डायरेक्ट ग्राउंड करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं ग्राउंड वायर का। और यह जो है वो मेन वायर जो होता है उसको डायरेक्ट लाइटनिंग से बचाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हम तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है द मोस्ट सीरियस वोल्टेज ऑन द पावर सिस्टम आर दोज काउज्ड बाई। कह रहा मोस्ट सीरियस वोल्टेज जो होता है वो कौन सा वोल्टेज होता है। तो सबसे ज्यादा घातक जो वोल्टेज होता है वो हमारा होता है लाइटनिंग के थ्रू जो वोल्टेज आता है वो सबसे ज्यादा घातक होता है और सबसे ज्यादा अमाउंट का होता है।
इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कर रहा है द सर्ज डाइवर्टर प्रोटेक्ट द स्टेशन इक्विपमेंट अगेंस्ट। कर रहा है सर्ज डाइवर्टर जो है वो प्रोटेक्शन देता है इक्विपमेंट से। तो कैसा? डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक और ट्रैवलिंग में दोनों तरह के प्रॉब्लम से सर्ज डाइवर्टर जो है हमको प्रोटेक्शन देता है पावर सिस्टम में, पावर सिस्टम इक्विपमेंट को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कर रहा है द डिफरेंशियल रिले यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट अगेंस्ट। डिफरेंशियल रिले का यूज हम कहाँ करते हैं? इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल फॉल्ट। और इसमें आप लोग यह जो है जनरली इसमें जो इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के डिफरेंशियल रिले का जो यूज होता है वो होता है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो आता है उसको इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसका उपयोग हम लोग इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। और ये प्रोटेक्शन कहाँ देता है? मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो है वो कहाँ देता है? तो स्टेटर बाइंडिंग, अल्टरनेटर के स्टेटर बाइंडिंग को इंटरनल फॉल्ट से, ये भी लिख लीजिए कि यह अल्टरनेटर के इंटरनल या अल्टरनेटर के स्टेटर बाइंडिंग को प्रोटेक्शन देता है। यह जो है अल्टरनेटर के स्टेटर ये जो है अल्टरनेटर के स्टेटर बाइंडिंग को इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। स्टेटर बाइंडिंग को इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। और एक पॉइंट और आप लिख लीजिए कि यह प्रोटेक्शन देता है ट्रांसफार्मर को। मतलब जनरली यह जो है वो बाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी वोल्टेज होते हैं उससे यह प्रोटेक्शन देता है। इंटरनल फॉल्ट का यह प्रोटेक्शन देता है। ट्रांसफार्मर के केस में उसका बाइंडिंग का प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन करता है ट्रांसमिशन लाइन को, और बस बार के प्रोटेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज ए टाइप ऑफ। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह का प्रोटेक्शन होता है? तो यह जो है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन वो है एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है द ओवरहेड लाइन कैन बी प्रोटेक्टेड बाई। इसका जो है मेरे ख्याल से इसका आंसर सी लग रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट हम इसमें मेरे पास इसका अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में कभी इसको हम डिस्कस कर देंगे। तो यह क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। अब वैसे आप अगर आपको कहीं कोई इंटरनल सोर्स कहीं से भी आपको पता चले तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरा कह रहा है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले क्वाइल इज नॉर्मली डिजाइन फॉर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के केस में जो हमारा रिले क्वाइल है वह जनरली डिजाइन होता है रिले क्वाइल वह 5 एम्पियर तक का डिजाइन होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1 and 5 एम्पियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह कह रहा है इम्पीडेंस रिले स्कीम इज यूज्ड फॉर। इम्पीडेंस रिले स्कीम जो है वो किसके लिए यूज होता है? इम्पीडेंस रिले जो है डायरेक्टली जो यूज होता है वो ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। थैंक यू।